अगर आज ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बदल जाता है तो ये सिर्फ दो कंट्रीज के बीच की लड़ाई नहीं होगी। इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट का पूरा जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर हिल सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस वॉर में कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे देश ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो कोर कंट्रीज हैं उनकी। इस कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर है ईरान। ईरान पर मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रहे हैं और ईरान भी रिटेलिएशन कर रहा है मिसाइल्स और ड्रोन्स के थ्रू। दूसरी तरफ इजराइल है जो ईरान को अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट मानता है। इजराइल का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है जो उसके एग्जिस्टेंस के लिए डेंजर हो सकता है। और तीसरा मेजर प्लेयर है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में कई मिलिट्री बेसेस हैं और वो इजराइल का सबसे बड़ा अलाई। इसलिए अगर ईरान और इजराइल के बीच कन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो अमेरिका का डायरेक्टली इन्वॉल्व होना ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। अब आते हैं गल्फ कंट्रीज पर जो डायरेक्टली बैटल फील्ड में नहीं है लेकिन फिर भी वॉर का पार्ट बन सकती हैं। तो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत और यूएई पे मिसाइल्स अटैक हो रहे हैं और इन देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस भी मौजूद है। अगर ईरान अमेरिका को टारगेट करता है तो सबसे पहले इन्हीं बेसिस पर मिसाइल या ड्रोन अटैक करते रहता है क्योंकि उसका डायरेक्ट मेनलैंड अमेरिका तक पहुंचना थोड़ा कठिन। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्रीज जो हैं वो ऑफिशियली वॉर में ना होते हुए भी डायरेक्ट टारगेट बन रहे हैं। इसी वजह से गल्फ रीजन में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज की जहां वॉर का स्पिल ओवर हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज इस रीजन में इराक है क्योंकि इराक में अमेरिकन ट्रूप्स भी हैं और ईरान बैक्ड मिलिट्रियाज और टेररिस्ट भी हैं। अगर वॉर बढ़ता है तो इराक जो है वो एक मेजर बैटलफील्ड बन सकता है। सीरिया भी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जहां ईरान का मिलिट्री प्रेजेंस है और इजराइल वहां पहले भी स्ट्राइक्स कर चुका है और हमेशा पास्ट में भी करता रहा है। लेबनान भी एक क्रिटिकल फैक्टर है क्योंकि वहां हिजबुल्लाह नाम का पावरफुल आर्म ग्रुप है जो ईरान का अलाई माना जाता है। अगर इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो हिजबुल्लाह भी इजराइल पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। जॉर्डन जैसे कंट्रीज भी इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो सकते हैं क्योंकि मिसाइल्स और ड्रोन उनके एयर स्पेस के ऊपर से पास करते ही हैं, हमेशा करते हैं क्योंकि वही रास्ता है पास करने का। लेकिन इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सबसे बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट होगा ऑयल और एनर्जी मार्केट पर। ईरान के पास एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसे उसने ब्लॉक कर दिया है। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट भी है। हर दिन दुनिया के लगभग 20% ऑयल टैंकर्स इसी रूट से गुजरते हैं। अगर ईरान ने इस रूट को ब्लॉक कर दिया है तो शिपिंग डिसरप्ट पूरी तरह हो जाएगी और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बिल्कुल एक्सप्लोड कर जाएंगे और कर भी गए हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया, चाइना, जापान और यूरोप के इकोनॉमी पर पड़ेगा। इंडिया जैसे कंट्री जो अपने एनर्जी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करते हैं उनके लिए ऑयल और गैस की कॉस्ट ड्रामेटिकली बढ़ सकती है और रिसेंट में गवर्नमेंट ने ये बोला भी है कि जो ऑयल है उसके प्राइसेस बल्कि शिपिंग और ग्लोबल ट्रेड जो है वो बहुत महंगा हो जाएगा। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स का अगर आप ओपिनियन पढ़ते हैं इस मैटर पे कि ईरान वॉर सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा या होगा तो ये समझ में आता है कि ये ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक बन सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल से बाहर चला गया तो मिडिल ईस्ट के मल्टीपल कंट्रीज एक साथ वॉर जोन बन सकते हैं और जब एनर्जी रूट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होते हैं तो उसका इफेक्ट दुनिया महसूस करती है। इसलिए आज दुनिया के जो भी लीडर्स हैं जो इस देश में राज कर रहे हैं वो इसी बात से डर रहे हैं कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उनके देश तक ना आ जाए और उन्हें इस वॉर में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना होना पड़े। और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया जो है इस वॉर की आग को महसूस करेगी और कोई भी अछूत नहीं रह जाएगा।